हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा शाला। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज़ अपनी स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव माय इंट्रोडक्शन। मैंने बिहार शिक्षक भर्ती में 81 स्कोर किया है और अभी मैं ट्रेनिंग पर हूँ। साथ ही साथ केवीएस में भी मेरे अच्छे मार्क्स हैं और मुझे लगा कि मुझे आपको गाइड करना चाहिए कि विद इन शॉर्ट पीरियड आप कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एक सीट ले सकते हैं, स्पेशली 6 to 8 के लिए, अपर लेवल के लिए। तो मतलब सब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन चाहिए तो वो आई थिंक कि आप ज़्यादा बेटर कर सकते हो। आप उस सब्जेक्ट में स्पेसिफिकेशन आपने कोई स्पेशल डिग्री ली हुई है, चाहे वो पीजी की हो चाहे वो ग्रेजुएशन की हो, तो आई थिंक यू आर बेटर इन दिस। बट 6 to 8 के लिए मैं जीएस के लिए स्पेशली जिनका एसएसटी वाला पोर्शन है उनके लिए भी, और साथ ही साथ जिनका मैथ्स वाला पोर्शन है उनके लिए भी। लैंग्वेज तो चलो ठीक है, फिर भी लैंग्वेज अगर उनका लैंग्वेज बहुत अच्छा होगा तभी वो लैंग्वेज ले रहे होंगे, लैंग्वेज ऐसे कोई नहीं लेगा। बाकी मैथ्स और फिज़िक्स की, जहाँ तक मैथ और साइंस की बात रही, उसमें सारे साइंस आ जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो उसकी जहाँ तक बात है मुझे लगता है कि लगता क्या है, यही सिलेबस है। मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ सारे सिलेबस दिखा दिए हैं। इस वीडियो में भी अभी बगल में मैंने लगा दिया, आप देख सकते हैं कि ये 6 to 8 का ये सिलेबस है। 6 to 8 में आपका 30 मार्क्स का लैंग्वेज आएगा, जिसमें आई थिंक 9 मार्क्स का हिंदी है, इंग्लिश है, और 21 मार्क्स की हिंदी है, जिसमें से आपको 9 मार्क्स लेके आने हैं, मीन्स 30%, उतने में आप पास हो जाओगे। सेकेंड पार्ट इज़ 40 मार्क्स, जिसमें कि वो मैंने नोट डाउन कर लिया है। मैंने कल काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था, स्पेशली आशीष जी ने, वो एक सब्सक्राइबर है मेरे, वो काफ़ी बार बार मैसेज कर रहे थे। सॉरी फॉर दैट कि थोड़ा लेट हो गया, बिकॉज मैं ट्रेनिंग पे हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे चीज़ें देखनी पड़ती हैं टाइमली। मैं सारी चीज़ों को ऑनेस्टली करना चाहती हूँ कि हाँ, जो जिस चीज़ की क्लास हो वो मैं अटेंड करूँ बिना किसी लापरवाही के। तो मैंने चीज़ों को नोट डाउन कर लिया। 6 to 8 में जो है मैं पहले अपना स्कोर बता दूँ मैथ्स का। मैं नॉन मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, मैंने बायोलॉजी से पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन में मेरा बी फार्मा रहा है, लेकिन मैंने फिर भी अपनी मेहनत से बाद में मैंने मैथ्स अच्छा किया, क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ बिना जीएस और बिना मैथ्स के किसी कंपटीशन में कुछ नहीं होने वाला है। फिर मैंने मैथ्स अपनी अच्छी की एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम ऑफ यूपीएसआई, मैंने मैथ्स अपनी अच्छी की। फिर अभी मेरे मैथ्स में 32 में, मैथ्स और रीजनिंग मिला के 32 मार्क्स के थे 1 to 5 में, अगर कुछ लोग जानते होंगे तो जानते ही होंगे। तो 32 में मेरे 29 मार्क्स थे, और 3 जो गलतियाँ हुई थी ऑप्शन ई की हुई थी, मेरे आंसर ही नहीं आ रहे थे, तो मुझे लगा ऑप्शन ई नहीं होगा, तो जो आसपास आए वो मैंने लगा दिया, जो कि गलती की, नहीं तो वो भी सही ही हो जाते। फिर अब बात करेंगे कि 40 मार्क्स में आएगा क्या। 40 मार्क्स के लिए क्या पढ़ें जो पूरा आ जाए। कोई भी सेक्शन आप ये ना समझे कि ये कम इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा सब्जेक्ट वाला है मैथ्स, और ये तो हम अच्छे से तैयार कर ले मैथ्स साइंस, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन हम छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम कुछ भी पोर्शन छोड़ने की सोचते हैं दैट मीन्स हम सिलेक्शन से एक कदम खुद को दूर ले जा रहे हैं। आप खुद से मत छोड़िए, खुद ही वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि ये सब पढ़ने के बाद तो ये तो आ ही नहीं रहा है। तो इसलिए इट्स माई सजेशन कि आप पूरा पढ़ें, जितना हो सके इस मंथ में पूरा का पूरा टाइम दें। 10 से 15 घंटे की पढ़ाई डेली करें। शेड्यूल वीडियो अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट में लेके चली आऊँगी, लेके आ जाऊँगी वो वीडियो भी, कि कैसे कैसे अपने स्लॉट में डिवाइड करें, और अभी सब्जेक्ट वाइज आप क्या पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, मुझे लगता है कि वो मैं बता दूँ। मैंने किस बुक से पढ़ा था तो मैं बता दूँ, मैंने सारी चीज़ें 1 साल पहले ही मैंने कवर की थी स्टैंडर्ड बुक से, लक्ष्मीकांत से मैंने पॉलिटी पढ़ी हुई थी, और हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से पढ़ा हुआ था। ऐसे ऐसे ही सारी चीज़ें स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ी थी। करेंट अफेयर्स के लिए मैंने मंथली कंपाइलेशन मैगजीन भी देखा था, और एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम मैंने स्पीडी की देख ली थी। तो आप स्पीडी या कोई ऐसे मंथली की होगी, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं स्पीडी की बुक, आप कहेंगे तो मैं पूरी बुक आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी इस मंथ तक की, क्योंकि 1 मंथ बाद एग्ज़ाम है आपका, तो इसी मंथ तक आएगा करेंट अफेयर्स। और करेंट आया था अच्छा खासा। हमें लगा था बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार का ज़्यादा वो भर भर के डाल देंगे, बट ऐसा नहीं किया था उन्होंने। तो वो जनरल पेपर जैसा ही था नॉर्मल। बिहार का बहुत, मतलब बिहार की चीज़ें बहुत कम थी, फिर भी आपको बिहार का पढ़ना है। तो 1 by 1 चीज़ें देखेंगे हम। जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन तीनों, और इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट उन्होंने साफ साफ लिख दिया है, तो आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को अच्छे से पढ़ लेंगे। उसमें जहाँ जहाँ बिहार का रोल है, जैसे जहाँ पे जेपी नारायण हो गए, जहाँ पे कुंवर सिंह हो गए, इन लोगों की बात आती है, तो वहाँ पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, और थोड़ा और अच्छे से पढ़ लें और उसको नोट डाउन कर लें।
बिहार में बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, जैसे हो एन मुंडा है, बिरसा मुंडा, मतलब झारखंड का भी जो है, क्योंकि जब ये सब हुआ था तब ये बिहार का पार्ट हुआ करता था, तो इस पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और लोटा विद्रोह एक है, वो जेल में हुआ था कोई लोटे वोटे के लिए ऐसा कुछ, तो ऐसे ही करके कई सारे विद्रोह हैं, वो आपको देख लेने हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट सारा देख लेना है। गांधी जी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट सत्याग्रह अपना चंपारण में ही शुरू किया, जो कि बिहार में है, तो इसलिए ये वाली चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। एंड सारे जो सेशन हैं 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ, तब से वो सेशन कहाँ हुए और उसको प्रिसाइड कौन कर रहा था, ये चीज़ें एक पेज में आप नोट डाउन कर लेंगे। ये भी आप कहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो लेके आ जाऊँगी कि सारे सेशन को प्रिसाइड कौन कर रहा था, क्योंकि ये आपको देखना होता है कि वहाँ पे 2-4 क्वेश्चन आपको ज़रूरी सेशन से या उससे रिलेटेड मिलेंगे, इसमें कौन इसको प्रिसाइड कर रहा था या फिर इसमें क्या था। तो ज़्यादा डिटेल नहीं, तो ऊपर से ही उसको देख लेना है, क्योंकि ये टीचिंग एग्ज़ाम है, भले बीपीएससी करा रही है, तो बहुत कॉन्सेप्चुअल से ज़्यादा वो फैक्चुअल पे ध्यान देंगे, तो फैक्ट आप याद रखेंगे। अभी के लिए फैक्ट कहाँ से देखें, तो मेरा सजेशन है कि आप लूसेंट की बुक से हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, जनरल साइंस कवर करें। ये है सिर्फ 40 नंबर के लिए। अब साइंस और मैथ्स वाले क्या करें 80 मार्क्स के लिए। साइंस वालों के लिए 6 to 8 एनसीईआरटी तो पहले एकदम से वो रटे जाएं, और फिर 9-10 की भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लें। और 11th-12th की वैसे टाइम तो बहुत शॉर्ट है, फिर भी अगर उन्हें लगता है तो बायो के कुछ चैप्टर, सिलेक्टेड चैप्टर, वो देख लेंगे। और बायो के चैप्टर हो गए। और आप एक काम और करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जूनियर की वैकेंसी आई थी, तो वहाँ पे जूनियर का पेपर अभी जल्द ही हुआ है, और सेम पैटर्न यही था। 50 मार्क्स के वहाँ पे आए थे, आई थिंक जीएस 50 मार्क्स के मैंने दिया भी था वहाँ पे, मेरे 100 के आसपास स्कोर बन रहे थे, तो फिर 100+ ही बन रहा था। तो उसमें जूनियर 40 मार्क्स का है, जूनियर में 40 मार्क्स के मैथ्स आए थे, 60 मार्क्स की आई थिंक साइंस आई थी, और वही 50 मार्क्स का जीएस भी आया था। तो फिर साइंस आपको अप टू 10th करना ही है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि 8th तक आपकी एलिजिबिलिटी मांगे तो वो 12th तक टच करेंगे, लेकिन आप 10th तक कर लोगे तो मुझे लगता है 80% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो आप लेकिन अच्छे से पढ़ाई किए तो 80% भी स्कोर कर लेते हैं उसमें। तो और 9-10 का, 11th-12th का अगर थोड़ा भी टाइम बचता है तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी कुछ पोर्शन जो होगा, अगर नहीं एनसीईआरटी देख पाएँ तो आप यूट्यूब से कवर कर लीजिएगा। बिहार का एग्ज़ाम है, तो बिहार बिना पढ़े मन किसी का मानने वाला नहीं है, तो इसके लिए मैं जो सजेस्ट करूँगी, कोई बुक ना लेके, अगर कोई हल्की पतली बुक आती हो तो ठीक है, बुक एक बर्डन सा हो जाता है कि 300-400 पेज की बुक है, क्या करें। आप एक जगह ध्यान से सुने मैं क्या क्या बता रही हूँ आपको। अगर आप कहेंगे ना इन सारे टॉपिक्स में, मैं छोटे छोटे वीडियोज़ लेके आ जाऊँगी। बिहार का जो रिवर है उस पर 2 पेज के सिर्फ नोट्स बनाइए, रिवर के पूरे इमेजेस बनाइए, पूरे मैप में रिवर को लोकेट करिए, कौन सा ईस्टर्न वेस्टर्न करके वो गंगा रिवर बीच में से जाती है, फिर ऊपर से कौन से आ रहा है, नीचे से कौन से जा रहे हैं, ये आपको देखना है। उसके आप मैप बनाइए, नीचे उसके बारे में, उसकी लंबाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो जाके टच करती है गंगा नदी को, यही है बस रिवर में यहाँ की। दूसरा आपको पढ़ लेना है बिहार की सॉयल भी मैप के थ्रू एक मैप बनाएंगे, उसमें जो एलुवियल सॉयल यहाँ पे ज़्यादा है आप जानते ही होंगे, उसके अलावा टाल सॉयल और बहुत सारे हैं, तो वो किस फसल के लिए ज़्यादा अच्छे जाने जाते हैं और उसकी क्या खूबी है, और साथ ही साथ कौन कौन से एरिया में लगभग पाए जाते हैं। नेक्स्ट थिंग आप देखेंगे कि कौन से स्टेट से कितने डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं। तो यूपी है ऊपर, और बगल में वेस्ट बंगाल है, नीचे झारखंड है, सॉरी ऊपर नेपाल है, इस साइड यूपी है, और मीन्स वेस्ट में यूपी है, ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल है, और नीचे की साइड साउदर्न एरिया में आपका झारखंड है। तो झारखंड से कितने डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं, यूपी से कितने लग रहे हैं, और कौन कौन से लग रहे हैं नाम भी, ये मस्ट पार्ट हो जाता है आपका। तो आप क्या करेंगे, सारा एक मैप बनाएंगे, उसमें ऊपर की डिस्ट्रिक्ट लोकेट करेंगे जो नेपाल से बॉर्डर टच कर रही हो, उसको किसी और कलर से कर देंगे, फिर नीचे का जो यूपी से कर रहा होगा उसको किसी और कलर से कर देंगे, साथ ही साथ फिर वेस्ट बंगाल और झारखंड की भी चीज़ें आप ऐसे ही करेंगे, उससे आपको याद करने में आसानी होगी। और ज़रूर याद करेंगे, इसको स्किप करने वाला पोर्शन नहीं है ये आपका।
ये हो गया। फिर जो वेस्ट, फिर कहाँ पे कौन सी चीज़ की खेती ज़्यादा होती है बिहार में? बिहार के सारे जीआई टैग, जैसे मिथिला मखाना हो गया और मगही पान हो गया, ये सब अभी रिसेंट के जीआई टैग हैं, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट वन, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार के जो ऊपर का एरिया है वहाँ पे वेदर का जो फॉर्मूला क्वेपन क्लासिफिकेशन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो वो अलग है, तो पूरा क्वेपन क्लासिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर का जो है नंबरिंग, वो मतलब जो सिंबल होता है वो याद कर लेंगे, और गंगा रिवर के नीचे का जो पोर्शन है वहाँ का अलग है, वो याद कर लेंगे। बारिश का देख लेंगे, कहाँ पे कितनी बारिश ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है। 2011 का सेंसस देख लेंगे, और सेंसस बहुत अच्छे से बिहार एज वेल एज इंडिया दोनों का ही देखेंगे। आपको लग रहा होगा ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, सिर्फ 2-2 पेज का है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो सिर्फ 2-2 पेजेस का है। और मैथ्स की सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही मैथ्स का एक सोल्यूशन है। और मैथ्स आप तैयार करते हैं तो इधर आपका 40 नंबर वाले में भी मैथ्स आएगा, ये आप याद रखें। मैथ्स बहुत स्कोरिंग होता है तो उसको बिल्कुल स्किप ना करें कि चलो 2-4 नंबर का आएगा हम छोड़ देंगे। 2-4 नंबर का ही आएगा, तब भी हम पूरी कोशिश करके उसको 100%, क्योंकि मैथ्स जो होता है ना वो स्कोरिंग होता है, ये सब जानते हैं, फिर भी लोग भागते हैं। भागना नहीं है, 1 घंटे डेली मैथ्स को देना है जो भागते हैं। और जिनका तो मैथ्स है 40 मार्क्स का, उन्हें तो डेली 3 से 4 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। एट द एंड जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली करनी है, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज आप करें, चाहे वो पूरे पोर्शन वाइज करें, लेकिन आपको डेली टू डेली प्रैक्टिस करनी है सबको, चाहे वो SST के हों, चाहे वो मैथ्स और साइंस के हों या लैंग्वेजेस के हों। आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद में इंप्रूवमेंट देखना है। आपका लोगों से कोई कंपटीशन नहीं है, आपका आपसे कंपटीशन है। जो मार्क्स आपके आज आए हैं कल उससे ज़्यादा ही आने चाहिए, चाहे वो 1 नंबर ही क्यों ना हो। अगर आप 1-1 नंबर करके भी स्कोर करते हैं तो अभी से आपके पास 30 to 35 डेज़ हैं, जो कि 35 डेज़ भी नहीं है अभी, तो जो भी डेज़ हैं तो आपके फिर भी 20, 25, 30 नंबर आपके बढ़ सकते हैं अगर अभी से भी आप करते हैं तो। और फॉर्म भरने में बिल्कुल भी जल्दीबाजी या गलती ना करें, आराम से फॉर्म भरें, ध्यान से भरें, ताकि एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपको ये टेंशन ना रहे कि हम DV कैसे कराएंगे, हमारा तो ये हो गया। काफ़ी सब्सक्राइबर के कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम हमारे में कुमारी की ये प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है। डोंट बी पैनिक, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। ये सारी चीज़ें अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको नहीं निकाला जाएगा। आप मेरी DV वाली वीडियो देख के घबरा गए होंगे, दूसरे दिन जब मैं आई तो मेरा DV बहुत आराम से हो गया था। वो उनकी गलती थी, मीन्स जो काउंटर था उस पर जो बैठे थे वो सर, उन्होंने ये अपनी मर्जी चला के, क्योंकि आधार कार्ड में शॉर्ट फॉर्म का एब्रीविएशन लगता ही नहीं है। आप डॉक्टर हैं तो आप नहीं लगवा सकते, कुमारी का KM नहीं लगवा सकते, ऐसा आधार कार्ड के ऑफिस में मैंने बात किया तो मुझे पता चला। लेकिन इनके नियम ऑफिस से भी अलग कि इनको चाहिए ही चाहिए। फिर मैंने बनवा लिया, इनको चाहिए था तो फिर बनवा लिया, तो जब दोबारा मैं आई तो इनको नहीं चाहिए था। तो क्योंकि वो मेरे पास रिसिप्ट थी, आधार कार्ड तो पुराना वाला ही था, अपडेट की रिसिप्ट थी, लेकिन इन्होंने मांगा नहीं, उसी से मेरा वेरीफाई कर दिया। बाद में ये वाली प्रॉब्लम यूपी के सारे बच्चों को आ रही थी, तो ये बात अतुल प्रसाद जी तक भी पहुंची, तो उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया कि उससे कोई इश्यू नहीं है, अगर बच्चा एलिजिबल है तो आप उसको उसके मोबाइल नंबर पे बस OTP आ जाए और आप तुरंत उसको वेरीफाई कर दो। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं दूसरी क्लासेस के लिए लेके आ जाऊँगी, और सब्जेक्ट के लिए भी डिटेल वीडियो चाहिए तो लेके आ जाऊँगी। इसमें भी आपको कोई भी कमेंट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी क्वेरी हो, लग रहा होगा मैंने पूरा नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, और अगर इससे आपको कुछ हेल्प हो पा रही है, दैट्स माई प्लेजर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।